मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न को लास्ट में क्यों रखा? इसका कारण ये है कि अभी भी इस बात पर डिबेट चल रही है कि क्या कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है या रिवर्सल पैटर्न है। मेरी राय में कप एंड हैंडल पैटर्न कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह चार्ट में कहां बनता है। यदि यह एक अपट्रेंड के दौरान बनता है तो पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। इसी तरह यदि यह डाउनट्रेंड के दौरान बनता है तो पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल का संकेत देगा। मैं वास्तव में इस बारे में क्यूरियस नहीं हूं कि पैटर्न कहां बनता है, लेकिन मुझे इस फैक्ट में अधिक दिलचस्पी है कि ब्रेकआउट हमेशा अपसाइड की ओर होता है, यानी कप एंड हैंडल पैटर्न से बुलिश ब्रेकआउट मिलने की उम्मीद है। अब आइए फाइनल डिटेल्स को जानते हैं। पैटर्न में दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक कप, एक हैंडल और एक नेकलाइन जो रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। बेरिश डिक्लाइन के बाद कप बनता है, इसके बाद स्मॉलर या वीकर कैंडल्स के साथ कंसोलिडेशन की पीरियड होती है जो मार्केट बॉटमिंग के संकेत दिखाती है, जिसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस की ओर हायर हाइज बनाती है। ये दर्शाता है कि बुल्स धीरे धीरे बेस से आगे निकल जाते हैं। यह एक राउंड बॉटम वाली कटोरी जैसा दिखता है। कंसोलिडेशन के दौरान पैटर्न के मिडिल की ओर वॉल्यूम्स डिक्लाइन होना चाहिए और फिर अपमूव के दौरान वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए, जो इंक्रीज्ड बाइंग प्रेशर का संकेत देता है। प्राइस रेजिस्टेंस पर कैसे रिएक्ट करता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बताता है कि रेजिस्टेंस पर अभी भी सेलिंग प्रेशर उपलब्ध है या नहीं। एक कप एंड हैंडल पैटर्न इनवैलिड हो जाता है यदि आप रेजिस्टेंस लेवल से सेल ऑफ देखते हैं, क्योंकि यह आपको बताता है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी उपलब्ध है और मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस पर अच्छी तरह से होल्ड कर रही है, तो ये बुलिश ट्रेंड का संकेत है, क्योंकि यह बताता है कि बायर्स इन हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार हैं। तो रेजिस्टेंस के तहत हैंडल को एक टाइट कंसोलिडेशन या एक बिल्डअप बनाना पड़ता है। इस पॉइंट पर कई ट्रेडर्स सोचेंगे कि उन्होंने कई ट्रेडिंग बुक्स से क्या सीखा है। यदि प्राइस रेजिस्टेंस पर है तो यह मेरे लिए शॉर्ट ट्रेड लेने का समय है। अब ये ठीक है अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव बनाई है और इसे वहां से स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है और बिल्डअप बनाती है, या यहां तक कि अगर यह रेजिस्टेंस में हायर लोज बनाता है, तो आपको कॉशियस रहना होगा, क्योंकि ये ताकत का संकेत है और आपको बता रहा है कि ऐसे बायर्स हैं जो इन हायर प्राइसेस पर बाइंग करने को तैयार है। आखिरी गलती जो आप नहीं करना चाहते हैं वो मार्केट को शॉर्ट करना है, क्योंकि प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की संभावना है। इसलिए हैंडल को एक फ्लैग या पेनेंट पैटर्न के रूप में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनना चाहिए, जो अपने आप में बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। इसके अलावा कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम्स में गिरावट आनी चाहिए, जो सेलिंग प्रेशर की कमी को दर्शाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हैंडल कप से छोटा होना चाहिए। हैंडल को कप के लोअर हाफ से नीचे नहीं गिरना चाहिए और आइडियली इसे कप के अपर थर्ड पार्ट में रहना चाहिए। हैंडल जितना गहरा नीचे जाएगा, मार्केट के ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने की संभावना उतनी ही कम होगी। हैंडल प्राइसेस को कम करने के लिए आखिरी बेरिश अटेम्प्ट है, और जब प्राइस हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस में राइज होगी। अब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न की कंफर्मेशन तब होती है जब प्राइस टाइट कंसोलिडेशन रेंज से ऊपर ब्रेक हो जाती है। तो ये सबसे अग्रेसिव और सबसे चीपेस्ट एंट्री प्राइस है जो आप पा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी भी इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए प्राइस रिवर्स हो सकती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। एक ऑल्टरनेट एंट्री नेकलाइन के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट होने पर लॉन्ग पोजीशन लेके चलना है। ये दूसरी सबसे अच्छी प्राइस है जहां आपको एंट्री मिल सकती है। इस पर्टिकुलर मेथड में फॉल्स ब्रेकआउट्स का खतरा होता है। यदि आप अधिक कंजर्वेटिव हैं तो ब्रेकआउट कैंडल के नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा करें और फिर ब्रेकआउट कैंडल हाइज के ऊपर या अगले कैंडल पर एक लॉन्ग एंट्री लें। हालांकि कभी कभी मार्केट नेकलाइन के बहुत ऊपर क्लोज हो जाता है और आपको खराब एंट्री पॉइंट्स मिलता है। इसका परिणाम एक वाइडर स्टॉप लॉस और आपके ट्रेड पर एक छोटे पोजीशन साइज होता है। ऐसे इंस्टेंसेस में आप नेकलाइन पर पुल बैक या रीटेस्ट के रूप में एक शेकआउट करने के लिए प्राइस का इंतजार कर सकते हैं, और जब प्राइस ऊपर की ओर रिवर्स हो जाती है तो आप एंट्री करने की योजना बना सकते हैं। वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करके ये सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। जिन कप्स का बॉटम्स लंबा और अधिक यू शेप्ड का होता है, वे बेहतर ट्रेड सिग्नल्स देते हैं।
शार्प वी शेप्ड बॉटम्स वाले कप से सावधान रहे। अब मेरा स्टॉप लॉस सही तरीके से कहाँ सेट करें? जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसे हमेशा इस रूल का पालन करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर रखा जाना चाहिए जहां अगर मार्केट उस लेवल तक पहुंचता है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है। अपने आप से पूछें, कप एंड हैंडल पैटर्न कब इनवैलिड बनेगा? एक कप एंड हैंडल इनवैलिड तब होती है जब प्राइस पैटर्न के हैंडल के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एक बुल फ्लैग या बुल पेनेंट पैटर्न के मामले के सिमिलर होती है। अब आप अपने स्टॉप लॉस को हैंडल के एग्जैक्ट लोज पर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि मार्केट उस एरिया ऑफ वैल्यू पर ट्रेड कर सकता है और लिक्विडिटी लेकर रिवर्स हो सकता है। इसके बजाय इसे हैंडल के नीचे कुछ 180 आर बफर स्पेस देकर सेट करें। अब बात करते हैं अपने विनिंग ट्रेड से कैसे एग्जिट करें। पहली मेथड स्पष्ट रूप से क्लासिक प्राइस प्रोजेक्शन मेथड है। यहां हम कप की हाइट को कप के बॉटम से नेकलाइन तक मापते हैं और फिर इसे ब्रेकआउट पॉइंट से नेकलाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। यह आपका फ्यूचर प्रॉफिट टारगेट होगा। दूसरी मेथड अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने और बड़े ट्रेंड्स की राइड करने के लिए मूविंग एवरेजेस का उपयोग करना है। अब ट्रेंडिंग मार्केट्स में प्राइस लॉन्ग पीरियड्स के लिए मूविंग एवरेज से ऊपर रह सकती है। इसलिए आप जो करेंगे वो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर बनी हुई है और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने पर आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। यदि आप कप और हैंडल को अपसाइड डाउन फ्लिप करते हैं तो आपको एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न मिलेगा। यह एक बेरिश ब्रेकडाउन पैटर्न है। एक ट्रेंड में कहां बनता है इसके आधार पर यह एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न या एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, लेकिन हमें इसमें सबसे कम दिलचस्पी है कि यह कहां बनता है। इन्वर्टेड कप का फॉर्मेशन डिप्लीटिंग डिमांड और बाइंग प्रेशर की कमी को दर्शाता है जिसे वॉल्यूम का उपयोग करके वैलिडेट किया जा सकता है। हैंडल एक बेयर फ्लैग या बेयर पेनेंट के रूप में एक टाइट कंसोलिडेशन होना चाहिए जो कंट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स के साथ भी आता है। यदि हैंडल कप के 50% या ऊपर से अधिक जाते हैं तो बेहतर होगा कि इसे एक वैलिड पैटर्न के रूप में न माने क्योंकि नेकलाइन सपोर्ट लेवल पर अभी भी पर्याप्त बाइंग प्रेशर उपलब्ध है जो प्राइसेस को और ऊपर पुश कर रहा है। एंट्री क्राइटेरिया के मामले में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना जब प्राइस हैंडल के कंसोलिडेशन के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाता है या जब प्राइस नेकलाइन के नीचे टूट जाता है। एक अधिक कंजर्वेटिव एंट्री लेवल ब्रेकडाउन कैंडल के लोज से नीचे होगा जब ब्रेकडाउन कैंडल सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज होने के बाद। यदि आप ट्रेड एंट्री मिस आउट किया है तो आप नेकलाइन पर एक पुलबैक या रीटेस्ट की प्रतीक्षा करें और जब प्राइस नीचे की ओर रिवर्स हो जाती है तो एक शॉर्ट ट्रेड लेना। स्टॉप लॉस को हैंडल के ऊपर 180 आर बफर के साथ रखा जा सकता है। टारगेट को इन्वर्टेड कप की हाइट के बराबर यानी नेकलाइन से कप के टॉप तक सेट किया जा सकता है और ब्रेकडाउन पॉइंट से नेकलाइन के नीचे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। पूरे ट्रेंड को राइड करने का एक और तरीका मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का उपयोग करना और जब प्राइस एवरेज से ऊपर क्लोज होते ही ट्रेड से बाहर निकलना है। अब यह एक ही वीडियो में सारे मेजर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रत्येक पैटर्न के पीछे के लॉजिक को समझने में मदद करेगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगले एपिसोड के साथ मिलूंगा।